बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी 9th क्लास और यूनिट नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स पर बात कर रहे थे हम। आज इसका लेक्चर नंबर 2 जो है उस पर बात करेंगे। ये है पेज नंबर 119 पर। ये है द सेल एनर्जी करेंसी। ठीक है, इससे पहले हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर बात कर चुके थे। जी बेटा, सेल एनर्जी करेंसी क्या है? क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि पौधों से हासिल होने वाला जो फूड है, जब ऑर्गेनिज़म या जानदार उसको फूड स्टफ़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसको उन बांड्स को फूड बांड्स को जब तोड़ा जाता है तो उससे एनर्जी हासिल होती है और उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है एटीपी की सूरत में। ठीक है, तो इसी को मेजर एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल इज़ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर न्यूक्लियोटाइड एंड कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इट इज़ द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सेल फंक्शन लाइक सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो जो बड़े मालिक्यूल हैं जो सेल में बनाए जाते हैं नए सेल की प्रोडक्शन के लिए, डीएनए, आरएनए, उनकी प्रोडक्शन में यही एनर्जी इस्तेमाल होती है। मूवमेंट, हरकत के लिए भी, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इकोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, मीन एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। यानी सेल और जानदार के वजूद में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनके लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो एटीपी की ही इस्तेमाल होती है। तो बेटा, एटीपी को सबसे पहले 1929 में 1929 में एक साइंटिस्ट जो थे कार्ल लहमन, उन्होंने इसे डिस्कवर किया। ठीक है, एंड प्रपोज टू बी द मेन एनर्जी ट्रांसफ़र मालिक्यूल इन द सेल बाय द नोबेल प्राइज़ विनर फ्रिट्ज़ लैम्पेन इन 1941। ठीक है, और 1941 में इन्हें नोबेल प्राइज़ इनाम से नवाजा गया। ठीक है, ये इनकी इस दरियाफ्त पर। जी, तो अब एटीपी पर बात करते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ एटीपी टू स्टोर एंड रिलीज़ एनर्जी इज़ ड्यू टू इट्स मालिक्यूल स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा बनाया गया है जिससे ये एनर्जी को स्टोर कर सकता है और रिलीज़ कर सकता है। जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है, यहाँ पर आपको राइबोस बेस नज़र आ रही है, एडेनिन है और फॉस्फेट के 3 ग्रुप हैं। ठीक है जी, तो शोन सिंप्लीफाइड डायग्राम एटीपी, ईच एटीपी मालिक्यूल एट 3 सब यूनिट्स एडेनिन एंड डबल रिंकल नाइट्रोजनस बेस आर राइबोस ऑफ 5 कार्बन शुगर एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप इन अ लीनियर चेन। ठीक है, तो ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है जिससे एटीपी की सलाहियत जो है वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करने और रिलीज़ करने की वो ज़्यादा है। ठीक है, तो क्योंकि एटीपी जो है वो प्ले अ सेंट्रल रोल इन एनर्जी करेंसी ऑल ऑर्गेनिज्म, तो इट मस्ट हैव अपीयर्ड इन अर्ली हिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो ज़रूर ये ज़िंदगी की बहुत इब्तदाई मराहल में ही ये वजूद पा चुका होगा। ठीक है, ये इसकी एक साइड ब्लॉक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि जो बेस है ना वो एडिनोसिन है, यानी जिसमें राइबोस और एडेनिन है। ठीक है, इन 3 फॉस्फेट एटमों के मिलने से या अलग होने से अगर ये 3 में से एक रिलीज़ कर देते हैं तो ये बदल जाएगा। हमारे पास पहले मुकम्मल होगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है, और जैसे ही इसका एक एटम टूटेगा तो उससे एनर्जी रिलीज़ होगी, और जो एनर्जी रिलीज़ होने के बाद रिमेनिंग बचेगा हमारे पास वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होगा। डाई का मतलब 2 फॉस्फेट एटम है, और जब ये सेकंड वाला भी इस्तेमाल होगा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो मतलब एक के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब जैसे ही एक फॉस्फेट एटम अलग होगा तो इससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसकी मिकदार 7300 कैलोरीज़ होगी, यानी 7.3 किलो कैलोरी होगी। ठीक है, हर फॉस्फेट एटम के टूटने से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होगी, और अगर तीनों टूटेंगे तो आप 7.3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन 22,000 कैलोरीज़। ठीक है, यानी 22K कैलोरीज़ जो है वो इन एक एटम के एटीपी के टूटने से रिलीज़ होती है। जी, तो अगले पेज पर आ जाए बेटा। तो आपको जो मैंने अभी बात बताई है, ठीक है, उसे आप इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, कि एटीपी जब एक फॉस्फेट एटम रिलीज़ करेगा तो 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी, और एटीपी जो है ना वो एडीपी में बदल जाएगा। अब एडीपी जब एक फॉस्फेट एटम रिलीज़ करेगा फिर 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होगी पर मोल के, और
ADP AMP में, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल इसमें मौजूद है। आज का लेसन हमारा यहाँ तक था। तो कोई क्वेश्चन हो तो बेटा ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।